This is an ABP Life podcast. दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइवेट बाइक टैक्सी के सर्विसेज को पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्यों हुआ ये बैन और आखिर मोटर व्हीकल्स एक्ट का कैसे ये उल्लंघन कर रहा है, जानेंगे आज FYI में सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराज कदम। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 21 फरवरी को एक नोटिस जारी कर कहा कि दिल्ली में बिना कॉमर्शियल लाइसेंस के चल रही ऐप बेस्ड प्राइवेट बाइक टैक्सी के चलने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में हर हफ्ते बाइक टैक्सियों पर 5 लाख से 7.5 लाख लोग चलते हैं। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो उबर से सभी यात्राओं का लगभग 5वां हिस्सा बाइक टैक्सी का होता है, जो ज्यादातर 10 किलोमीटर से कम दूरी के छोटे ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ओला, उबर और रैपिडो के साथ लगभग 90,000 एक्टिव मंथली बाइक राइडर्स हैं। इनमें एक्स्ट्रा अर्निंग की तलाश करने वाले युवा शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी और जो पार्ट टाइम काम के रूप में भी ऐसा करते हैं। और ऐसे में बाइक टैक्सी का बैन हो जाना बाइक राइडर्स और इनसे सफर करने वाले दोनों ही लोगों के लिए काफी शॉकिंग है। और उससे भी बड़ा शॉक आपको ये जान के लगेगा कि जिस मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की वजह से इसे बैन किया गया है, उसमें खुद काफी अमेंडमेंट्स की जरूरत है। तो चलिए डिटेल में आज बात करते हैं। सबसे पहले अधिवक्ता विराज कदम, चाहूंगी सभी को ये बताएं कि एक नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता क्या है। देखिए, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, जो आपकी प्राइवेट कार आती है, जैसे कि टैक्सीज हुई, टैक्सीज आर कमर्शियल व्हीकल, उनका लाइसेंस अलग होता है, उनके पास कमर्शियल लाइसेंस होता है जी। जैसे कि हम देखते हैं उनकी नंबर प्लेट का कलर जो होता है वो पीला होता है, दैट्स अ कमर्शियल लाइसेंस प्लेट। साथ ही में उन कमर्शियल लाइसेंस के साथ जो ड्राइवर्स लाइसेंस होता है वो भी कमर्शियल गाड़ी का होता है जी जी। तो पहली बात तो इसी वजह से उनको बैन किया गया है। अगर हम देखें तो ये जो बैन है, ये ब्लैंकेट बैन एज सच कुछ दिनों के लिए ही होगा, जो कि मेरी रीडिंग है। कानून में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे ताकि टैक्सी सर्विसेज थ्रू बाइक या ऐप बेस्ड सर्विसेज, इनको हम थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर पाए जी। जैसे कि ओला, उबर, बिग कैब, मेगा कैब, ये सब जब लॉन्च हुई थी, उसके बाद सन 2000 में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइन फ्रेम की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी गाइडलाइंस इशू हुई थी कि अपने अपने स्टेट में रेगुलेशंस लाए। तो उन गाइडलाइंस के अंतर्गत एग्रीगेटर्स कैब सर्विसेज है वो आती है, और उनमें कुछ कंप्लायंसेस है जो कि मैंडेटरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स, फॉर द कस्टमर्स। तो इसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। और रही बात बाइक्स की, तो मोटरसाइकिल जो होती है, 2 व्हीलर, वो तो कमर्शियल व्हीकल में आती नहीं है जी। जो भी मोटरसाइकिल आज की तारीख में एज अ टैक्सी यूज हो रही है, दोज आर प्राइवेट मोटरसाइकिल्स विच आर बीन यूज्ड एज अ टैक्सी सर्विसेज। तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस आप कैसे करोगे? कल को कोई हादसा हो जाता है तो आप सबसे पहले तो सरकार को ही जिम्मेदार रखते हो कि सरकार क्या कर रही थी। तो मेरे हिसाब से सरकार ने जो ये कदम लिया है, ये टेम्पररी मेजर है। रूल्स और रेगुलेशंस बना के फिर से इनको रेगुलराइज करके सर्विसेज रीइंट्रोड्यूस हो जाएंगी, मेरे ख्याल से और बेहतर तरीके से हो जाएंगी। जी सर, हम डिटेल में जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन ये किस तरह करता है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट अपने आप में एक, उसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर व्हीकल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 पहियों के से कम वाली व्हीकल मोटर व्हीकल नहीं कहलाती। तो एनी व्हीकल टू बी क्वालिफाइड एज अ मोटर व्हीकल एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट, उसको 4 टायर 4 पहिए होना बहुत जरूरी है जी। लेकिन उसी एक्ट में 2 व्हीलर का भी जिक्र हुआ है ओके एज अ मोटर व्हीकल, और उसी एक्ट में 3 व्हीलर का भी एक जगह पे जिक्र हुआ है। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन सबसे पहले सरकार को तो ये डेफिनेशन को
संशोधन करके उसको अमेंड करना होगा जी। और जिसके अंदर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड 6 व्हीलर्स एंड अबव उनको लाना पड़ेगा। जी। मोटर व्हीलर एक्ट 1988 का उल्लंघन करने पर क्या पेनाल्टी है? जो कि अभी आपने पेनल्टी की बात की है, ये जो सबसे पहले मैंने बोला कॉन्ट्रडिक्शंस है, पेनल्टी अलग अलग है, लेकिन खास करके मैं एक सेक्शन पे ध्यान देना चाहूंगा जो है सेक्शन 178, जो बात करता है कमर्शियल व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, जैसे टैक्सी और जिसका आज हम मुद्दा उठाए हुए हैं। तो इसमें फॉर रिफ्यूजिंग टू कैरी पैसेंजर एंड रिफ्यूजिंग टू कैरी कैरियज पेनल्टी शुरू होती है 550 रुपए से, और उसमें इन्होंने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को भी इंक्लूड किया हुआ है। ये जो सेक्शन में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंक्लूड हुई है, ये तो सीधा विपरीत है मोटर व्हीकल के डेफिनेशन से जी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा और यहीं पे संशोधन की जरूरत है, क्योंकि आज तक मुझे लगता नहीं है किसी ने इस एक्ट को चैलेंज किया है, या अभी मेरे ख्याल से नाउ द टाइम हैज कम व्हेन आई एम श्योर द पीपल विल टेक दिस टू हाई कोर्ट एंड वी विल सून गेट सम वर्डिक्ट ऑन दिस, बट देयर आर वेरियस कॉन्ट्रडिक्शंस व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जी बिल्कुल। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सेक्शन 2A में जो हाल ही में अमेंड किया है, उन्होंने ई कार्ट और ई रिक्शा 3 व्हीलर्स को इंक्लूड किया है जो बैटरी ऑपरेटेड है, लेकिन पेट्रोल, सीएनजी या डीजल ऑपरेटेड रिक्शाज उनका कोई जिक्र नहीं है एक्ट में। जी। व्हाई देयर इज अ डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन विद इन द व्हीकल्स? So that has to be answered by the government. Somebody has to bring it to the notice of the government and that has to be amended. उसके बाद ही ये जो भी है वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो पाएगा। जी। 2015 में रैपिडो ने लॉन्च की थी बाइक टैक्सी सर्विस और उसके बाद ही ओला, उबर भी अपनी बाइक टैक्सी सर्विसेज लेकर आए थे। अब क्यों बैन किया जा रहा है? 2015 में जब वो लाए थे विदाउट रेगुलेशंस लाए थे, और अभी जो बैन किए हुए हैं, हालांकि हमेशा मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए ये बोलता हूँ कि इंडिया में बहुत सारी चीजें इलीगल होती है, जब तक ध्यान में नहीं आता या कुछ हादसा नहीं होता तब तक हम उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देना चाहते, और जब कोई हादसा हो जाता है, कुछ अनहोनी घटती है, फिर हम देखते आ रहे ये तो परमिशन थी नहीं, फिर कैसे हुआ। So right now the time has come that prevention is better than cure. जी जी। अच्छा, ई कॉमर्स के जो पार्सल डिलीवरी पर्सन्स होते हैं या जो फूड डिलीवरी करने वाले होते हैं, ये भी ज्यादातर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है। तो क्या ये मोटर व्हीकल्स एक्ट का किसी तरह उल्लंघन कर रहा है? जरूर कर रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में 2 व्हीलर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जी जी जी। तो वो ये तो उल्लंघन है जी। और हम सिर्फ क्योंकि बाइक टैक्सी सर्विसेज पे ही उल्लंघन के लिए जो एक्शन लिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन जो इसके लिए लिया गया है फिर इस पे भी लागू होता है। यस जी। कम्यूटर्स और एम्प्लॉय क्योंकि दोनों बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं एक जगह पढ़ भी रही थी जहां लिखा भी हुआ था कि बाइक टैक्सी मार्केट इंडिया में जो है वो 2021 की अगर हम बात करें तो इट वाज वैल्यूड एट $50.5 मिलियन, जो कि प्रोजेक्ट किया गया था कि इट विल टच $1,478 मिलियन बाय 2030। तो कम्यूटर्स और एम्प्लॉयज दोनों चूंकि प्रभावित हुए हैं, आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इंडिया जो है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज अ बिग मार्केट, अ मास मार्केट। तो कोई भी बिजनेस जो इंडिया में लॉन्च होता है या सक्सेस होता है या थोड़ा सा भी सक्सेस होता है, द वॉल्यूम्स एंड नंबर्स आर वेरी हाई। और पहले जैसे मैंने कहा, इसे रेगुलराइज करने की जरूरत है। यस, टैक्सी सर्विस थ्रू मोटरसाइकिल इज अ इनोवेटिव मूव एंड दिस शुड बी रेगुलराइज्ड।
मुझे याद है मेरे बचपन में गोवा में मैं पहली बार मोटरसाइकिल टैक्सी पे गया था जी। ये बात होगी आई थिंक अराउंड 80s, लेट 80s। जी। तो ये बात कोई नई नहीं है कि मोटरसाइकिल पे सवारियां लाना जाना छोड़ना ये काम हो रहा है। बट हाँ, विद इवॉल्विंग टाइम, चेंज इन टाइम, जिस तरीके से इनोवेटिव क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, वी नीड सम सोल्यूशन। जैसे कि आप अगर टैक्सीज की बात करें तो आजकल हम जीपीएस एनेबल्ड टैक्सीज कर रहे हैं, ओला, उबर। फॉर वीमेन सेफ्टी हर टैक्सी में एक लाल बटन दिया गया है, SOS बटन दिया गया है, जिसको हम कह रहे हैं SOS बटन। दीज आर ऑल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। और इस सब का उल्लेख या आपको मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 में मिलेगा। ओके। तो उस हिसाब से उस कंप्लायंस पे उन पर लाइसेंस मिलते हैं, परमिशंस मिलती है। तो अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो सवाल सेफ्टी का भी कहीं पे आता है। ओके। तो उस इशू को भी, सेफ्टी इशू को भी सरकार को एड्रेस करना होगा, एग्रीगेटर्स को एड्रेस करना होगा। और उसके बाद वंस दे कंप्लाई विथ ऑल द नॉर्म्स, आई एम श्योर दिस विल रिटर्न। जी बिल्कुल। बिकॉज सेफ्टी इज द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट and there cannot be any fault. We cannot find fault with government for putting safety of the passengers in the front seat. जी सर। ये बैन जो है वो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सरकार ने लगाया। बाकी राज्यों का क्या ये एक्ट बाकी जगह लागू नहीं होता? मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं। ओके। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज अ सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और हर राज्य सरकार इसमें अपना एक अमेंडमेंट, संशोधन कर सकते हैं, अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं, जो पेरेंट एक्ट के तहत सिंक्रोनाइज में होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर इन लाइन विथ द पेरेंट एक्ट, देयर इज नो फॉल्ट विद इट। तो अगर कोई राज्य सरकार ने इसे परमिट किया हुआ है, उनकी कोई अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उस हिसाब से दे आर वेल विद इन देयर राइट। बट सूनर और लेटर एवरीबडी विल फॉलो दैट स्टेप एंड इट विल बी द टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू अमेंड द रेगुलेशंस एंड हैव अ रीलुक एट इट। जी बिल्कुल। उम्मीद है जल्द सरकार इस पर नीति लाएगी और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 को बेहतर बनाएगी। थैंक यू सो मच एडवोकेट विराज कदम हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। नमस्कार। This is an ABP Live podcast.